हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है यानी नेफ्रॉन उसके फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो आप वॉच कर लें, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। The main and the only function of nephron is the formation of urine। याद रखिएगा कि नेफ्रॉन का जो मेन और बुनियादी काम है वो है यूरिन बनाना, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो यूरिन से है। यानी यूरिन जब बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो हम उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या वो ऑर्गन्स जो यूरिन बनाने में और उसे बॉडी से एक्सक्रीट करने में इन्वॉल्व होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उन तमाम ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। और हमने स्टार्ट किया था कि ये किडनीज हैं, किडनीज के आगे यूरेटर्स हैं, फिर ब्लैडर है और यूरेथ्रा है जिसके जरिए बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर खारिज हो जाता है। आज हम देखेंगे कि यूरिन बनता कैसे है। सो स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है। देयर आर 4 मैन स्टेप्स। 3 स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन बनता है और 4th स्टेप है जिसके अंदर यूरिन एक्सक्रीट होता है, तो हम इसको 4 स्टेप कहेंगे। देयर आर 4 मैन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आउट ऑफ बॉडी। तो जनाब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टेप में नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कौन सा स्टेप हो रहा होता है और उस दौरान किस तरह से कौन सी चीज जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है। तो देखते हैं जनाब। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जनाब रीनल कैप्सूल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल के अंदर हमने कहा कि 2 हिस्से हैं। एक इस तरह की जो कैपिलरीज का गुच्छा है इसको हमने ग्लोमेरुलस कहा, और उसके बाद ये जो कप शेप पार्ट है इसका नाम है जनाब बोमेन कैप्सूल। तो क्या होता है यहां पर, यूरिन कैसे यहां पर फिल्टर कैसे होता है ब्लड। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट इन रीनल कैप्सूल विद द प्रेशर फिल्ट्रेशन। एक सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूं। पीछे से एक मोटा पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी आ रहा है। आगे हम एक पतला पाइप लगा दें या कई छोटे छोटे पतले पाइप लगा दें तो पानी का पीछे से दबाव ज्यादा होने की वजह से इन छोटे पाइपों के अंदर पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है, पीछे से एक बड़ी आर्टरी आती है और वो आगे आकर कई छोटी छोटी इवन आर्ट्रियूल या कैपिलरीज में बदल जाती है। इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इस प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। As blood circulate through the glomerulus, much of its fluid containing useful chemical and waste products। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यूजफुल चीजें भी और वेस्ट प्रोडक्ट भी एक ही साथ इसमें से फिल्टर आउट हो जाती हैं, ऊज आउट हो जाती हैं। पीछे से दबाव ज्यादा हो, पाइप में छोटे छोटे सुराख हो तो आप देखेंगे धारें निकलने लगेंगी। बिल्कुल ऐसा होता है कि ये पोरियस होती हैं, यहाँ पर बहुत पतली और बारीक होती हैं कैपिलरीज, उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं, सुराख कहते हैं उन्हें। ठीक है, पोर में से जितना भी तकरीबन ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर हो जाता है। कितना जनाब, with the waste products come out of the blood and flow into the Bowman capsule। नीचे ये जो जगह बनी हुई है कप शेप, इसे Bowman capsule कहते हैं और इसमें फ्लो कर जाता है। This process is called glomerulus filtration। इस प्रोसेस को हम glomerulus filtration कहते हैं। याद रखिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है जी, क्या होता है उसके अंदर जो चीज फिल्टर हो जाती है ब्लड में से। About 20% of the blood plasma is filter in glomerulus called glomerulus filtrate। याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज के पोर्स होते हैं उसमें से ज्यादातर मोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं या मोटे जो सेल हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं या फिर डब्ल्यूबीसीज हैं या प्लेटलेट्स हैं, इसके साथ साथ बड़े वाले मोटे प्रोटीन्स और लिपिड्स ये फिल्टर आउट नहीं हो सकते। अलबत्ता ब्लड प्लाज्मा इसके साथ छोटे मॉलिक्यूल जैसे कुछ आइंस होते हैं, सोडियम आइन, क्लोरीन आइन, इसके अलावा पोटेशियम आइन
और इसके साथ साथ कुछ छोटी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी अमाइनो एसिड वगैरह और विटामिन्स वगैरह ये फिल्टर आउट होकर आ जाती हैं किसमें, बोवेन कैप्सूल में, यहां से फिल्टर हो जाती है। नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से होती है, जैसे मैंने बताया द प्रेशर दैट कम्स फ्रॉम द ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इन द ग्लोमेरुलस व्हिच हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन। पीछे से ब्लड का प्रेशर आ रहा है और जनाब जैसे ही ग्लोमेरुलस में पहुंचता है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं क्योंकि ये ब्लड की वजह से जनरेट हो रहा है, और जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वजह से प्लाज्मा का 20% जो है वो वहां से अपनी जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ फिल्ट्रेट आउट होकर निकलकर नीचे ग्लोमेरुलस में आ गए। जनाब देखते जी कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट मैंने अभी आपको बता दिया, इट कंटेन वाटर, एक्सेस सॉल्ट, सम आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मेनली द वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम यूरिया कहते हैं। ये मेन चीजें जो होती हैं जो इस फिल्ट्रेट के अंदर शामिल होती हैं और ग्लोमेरुलस यहाँ इन्हें इकट्ठे कर बोवेन कैप्सूल इन्हें यहाँ से इकट्ठे कर आगे रीनल ट्यूब्यूल में डाल देता है। जनाब ये हो गया पहला प्रोसेस जिसमें यूरिन फिल्टर हो गया है, यानी ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होकर अब यूरिन बनने का प्रोसेस शुरू होगा। जी आगे चलते हैं जनाब, आपको पता है कि रीनल कैप्सूल के बाद रीनल ट्यूब्यूल एक लंबी सी नाली होती है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के भी असेंडिंग लैम्प, डिसेंडिंग लैम्प और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे होता है जनाब ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। भाई देखें ब्लड में से अब हमने कहा कि यूजफुल केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों ही फिल्टर हो गई हैं, लेकिन बॉडी को यूजफुल प्रोडक्ट वापस चाहिए, वो जाया नहीं करनी है, वो यूरिन के साथ नहीं निकालनी है, तो उनका वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होना ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब देखते हैं कौन से पार्ट में क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये आगे चलकर आपको ईटा एनएमडिकेट के अंदर भी काम आने वाली है। सो it is the movement of substance out of the renal tubule back into the blood capillaries that surround the renal tubule। यहां से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो चुका है, लेकिन ये जो हमारे पास इफ्रंट आर्टरी है, जो आर्टरी वहां से आगे निकली थी, ये आर्टरी आर्ट्रियूल्स की सूरत में इन तमाम रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड की हुई होती है, ऊपर से इस तरह घेरे हुए होती है और बहुत सारी जरूरी चीजों को ये रीनल ट्यूब्यूल में से वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करती रहती है। किसकी वजह से, डिफ्यूजन ग्रेडियंट में डिफरेंट की वजह से। अब वो चीजें रीनल ट्यूब्यूल में ज्यादा हो गई हैं, ब्लड में कम है, तो चीजें रीनल ट्यूब्यूल से निकलकर ब्लड में जाती रहती हैं। जनाब क्या चीजें होती हैं, सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब, क्या क्या चीजें वापस रीअब्सॉर्ब होती हैं, और 80% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बैक। तकरीबन वो जो 20% ट्यूबुलर सिक्रीशन में निकला था, ठीक है जी, वो जो फिल्ट्रेशन में निकला था, अब उसका 80% वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में, क्योंकि उसके अभी ब्लड में जरूरत है, वो जाया नहीं होगा। फिल्टर इज रीअब्सॉर्ब बैक एंड द सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्स आर वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम एंड सम अदर आयंस साइड बाय साइड विद विटामिन्स। ये तमाम जरूरी चीजें डेफिनेटली हमें पता है। ग्लूकोज, पानी, बॉडी के लिए पानी एक खास लिमिट में होना बॉडी के लिए जरूरी है, अगर वो सारा फिल्टर हो जाएगा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। अमाइनो एसिड, मैंने कहा वो जो छोटे प्रोटीन के छोटे यूनिट्स अमाइनो एसिड फिल्टर हो गए थे, वो भी जरूरी हैं, वो वापस जाएंगे। इस तरह से सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, उसके साथ साथ कुछ दूसरे आयंस और विटामिन्स जो हैं, ये सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब सवाल ये है सर, कौन सी चीज कहां पे रीअब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है जी, कौन सा मटेरियल रीनल ट्यूब्यूल के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। मैंने कहा ये बड़ी अहम बात है एनएमडिकेट के लिए। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर खास तौर पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें शुगर यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सबसे पहले रीअब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि बॉडी की और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स यानी न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ये जरूरी चीजें पहले रीअब्सॉर्ब हो जाती है। आगे चलते हैं जनाब, लूप ऑफ हेनले से उसके बाद जरूरी जो चीजें हैं वो है मिनरल्स, खास तौर पर मिनरल आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। NaCl भी यहां से यानी सोडियम क्लोराइड भी वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में।
अब यहां पर जब ब्लड में ये सोडियम और ग्लूकोज सारी चीजें सोल्यूट ज्यादा हो गया और पानी ब्लड में अब कम हो गया, अब पानी की शदीद जरूरत है। जैसे ही यहां पर बड़े पोर्स होते हैं, यहां पर छोटे पोर्स होते हैं, यहां से टोटल यानी इसको कहते हैं असेंडिंग लेंथ ऑफ द लूप ऑफ एनले और इसको कहते हैं डिसेंडिंग लेंथ। जैसे ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लेंथ में पहुंचता है तो एक बड़ी तादाद में पानी रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड के अंदर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लगता है, बराबर होने लगता है। सो याद रखिएगा कि डिसेंडिंग लेंथ ऑफ लूप ऑफ एनले जो है इसमें से पानी और कुछ उसके साथ जो मिनरल वगैरह सॉल्ट थोड़े बहुत छोटे मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए होते हैं, बिल्कुल माइनर मिकदार में जो बॉडी को मिनरल चाहिए वो वापस यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। आखिरी बात पे पहुंचते हैं जनाब कि जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसमें से एक तो ये ब्लड का टोटल ऑस्मो रेगुलेटरी कंट्रोल करती है, ऑस्मो रेगुलेशन को वाटर और साल्ट की मिकदार को ये श्योर करती है कि वो बराबर हो चुकी है। दोनों चीजें अब ब्लड में जो है वो रीअब्सॉर्ब हो चुकी हैं और यहाँ पर सिर्फ तकरीबन गैर जरूरी चीजें, चंद जरूरी चीजों के साथ साथ लेकिन ज्यादातर गैर जरूरी चीजें हैं और उसके साथ साथ ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन करना भी इसी यहाँ पर जो आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है इसका काम है। यहाँ ब्लड की पीएच भी मेंटेन होती है जनाब। तो ये हो गया, इस तरह से जो है जरूरी चीजें वापस रीअब्सॉर्ब हो चुकी हैं, ब्लड में जा चुकी हैं और इस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचने वाला काम जो है वो तकरीबन गैर जरूरी रह गया है। उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा मिकदार में जो पानी है वो रह गया, अब वो बाहर अभी खारिज होगा, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस रहता है, उसे कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इसके साथ साथ ये जो नाली चल रही है ना, ब्लड की जो कैपिलरीज रीनल ट्यूब्यूल के साथ साथ चल रही है, अभी भी ब्लड कैपिलरी के अंदर कुछ गैर जरूरी चीजें मौजूद हैं। उन गैर जरूरी चीजों का अब ब्लड कैपिलरी से निकलकर वो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके अंदर इंटर होना, ये कहलाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो in this the addition of more non-full substances from the blood move into the renal tubule। ब्लड में अभी मैंने कहा कुछ गैर जरूरी चीजें शामिल हैं, मौजूद हैं, सारी की सारी वहां फिल्टर नहीं हुई थी। यहां से कुछ और चीजें जो हैं वो ब्लड में से निकलती हैं और रिनल ट्यूब्यूल में आ जाती हैं। इस प्रोसेस को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। बड़ा अहम टॉपिक है समझने के लिए। Some of the non-full substances move out from the blood capillary into the renal tubule where they are mixed with water and now converted into urine। अब जो गैर जरूरी चीजें ब्लड में से रीनल ट्यूब्यूल में आ गई हैं, आखिर में वो भी जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर यूरिन के साथ मिक्स होकर यूरिन बना देंगे जनाब। आखिरी सब्सटेंस एक्सक्रीटेड क्या चीजें, मसलन हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, अमोनिया एंड सर्टन ड्रग्स। कुछ खास चीजें अभी भी जो यहां से फिल्टर नहीं हुई थी, जैसे हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया NH3 होता है, या कुछ खास किस्म के ड्रग्स वगैरह होते हैं जो कि यहां से फिल्टरेट नहीं हुए थे, अभी तक वो ब्लड में थे, वो अब फिल्टर होकर किस में शामिल हो गए, वो भी रीनल ट्यूब्यूल में चले गए और अब यूरिन के साथ बॉडी से खारिज हो जाएंगे। Tubular secretion also play critical roles in maintaining a blood pH between 4.8 to 7.5। ये रिगुलर सिक्रीशन जो है, जहां पर देखें आप सारे आयन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए इंतहाई जरूरी है। यहाँ ब्लड की पीएच मेंटेन होती है। जनाब आखिरी प्रोसेस पे पहुंच गया हम, एक्सक्रीशन। दिस इज द लास्ट स्टेप इन विच द यूरिन विद इट्स मोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स and some extra amount of water is poured out into the collecting duct, and from collecting duct it will go into the pelvis of kidney, and from the pelvis of kidney it will move to the ureters, from ureter it will move to the bladder, and from bladder it will move out of the body in the form of urine at the time of urination। तो इस तरह जनाब शॉर्टकट में रिव्यू करते हैं। फंक्शन है यूरिन बनाना। यूरिन बनाने के 4 स्टेप हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है कि जब ब्लड यहाँ ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो उसका 20% प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है और नीचे जमा हो जाता है फिल्ट्रेट, फिर ये रीअब्सॉर्ब होते हैं इसमें से जरूरी चीजें ब्लड के अंदर, और ब्लड में रीअब्सॉर्ब होने के बाद कुछ ब्लड की गैर जरूरी चीजें जो है वो वापस
रीनल ट्यूब्यूल में शामिल हो जाती हैं, यानी नेफ्रॉन के नालियों के अंदर शामिल हो जाती हैं। और जब मुकम्मल चीज़ें ऑस्मो रेगुलेशन मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है, पीएच कंट्रोल हो जाता है, तो बाकी बचने वाली चीज़ टोटल वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, जिसमें यूरिया और वाटर होता है, और कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो भी कलेक्टिंग डक्ट से गुर्दे के पेल्वस में और वहाँ से जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज हो जाती हैं। होप आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।